नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड डायरी। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की उस खबर का पूरा विश्लेषण जिसने आस्था, प्रशासन और राजनीति, देश की विदेश नीति सभी का संदेश दिया है। चलिए जानने के लिए पलटते हैं वीकेंड डायरी के पन्ने। सबसे पहले करते हैं देश की उस खबर का पूरा विश्लेषण जिसने आस्था, प्रशासन और राजनीति तीनों को एक साथ हिलाकर रख दिया है। अयोध्या का राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से यही मंदिर एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसका नाम है चढ़ावा चोरी। सवाल सिर्फ चंद कर्मचारियों की चोरी का नहीं है, सवाल है जिस मंदिर के निर्माण के लिए 5 सदियों का संघर्ष हुआ। लगातार चढ़ावे को लेकर के जांच होती रही और किसी को खबर तक नहीं हुई कि कैसे इतना बड़ा गबन हो गया। इस हफ्ते जांच एजेंसी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। ट्रस्ट में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ और जांच का दायरा अब चढ़ावे से आगे बढ़कर जमीन के सौदों और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हुए करोड़ों के खर्च तक जा पहुंचा है। तो आखिर इस पूरे हफ्ते इस प्रकरण में क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या कुछ किया गया, जांच में अब तक क्या क्या खुलासे हुए, देखिए हमारी पूरी पड़ताल वीकेंड डायरी में। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या का राम मंदिर देश ही नहीं, दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हर दिन लाखों भक्त यहां आते हैं और नकद, सोना, चांदी और तमाम कीमती चीजें हुंडी में अर्पित करते हैं। इस पूरे चढ़ावे के संग्रहण, गिनती और हिसाब किताब का जिम्मा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास। लेकिन जून 2026 में स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से यह मामला सामने आया कि चढ़ावे की गिनती में भारी गड़बड़ी हो रही है। 7 जून 2026 अखिलेश यादव का बयान, जांच की मांग। 13 जून 2026 यूपी सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय एसआईटी। 25 जून 2026 एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारियां शुरू। 23 जून 2026 एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7 जून को मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। शुरुआत में दावा किया गया कि 5 से 7.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा अनियमित तरीके से गायब है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा बढ़कर 200 करोड़ रुपए तक जाने का दावा किया गया। हालांकि एसआईटी की आधिकारिक रिपोर्ट में चोरी की सटीक रकम का जिक्र नहीं है। 13 जून को यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया। सिर्फ 10 दिन बाद 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। 45 दिन में 70 चोरी की घटनाएं, 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में कैद। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सिर्फ 45 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में गिनती कक्ष के कर्मचारियों की करीब 70 बार नोट चुराते हुए तस्वीरें कैद हुई। कर्मचारी कपड़ों, जेबों और जूतों में नकदी छुपाते नजर आए और कई बार दूसरे कर्मचारी भी इसमें मदद करते दिखे। 6 आरोपी सीसीटीवी में शिनाख्त। एसआईटी ने 6 आरोपियों की शिनाख्त की। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। इनमें से अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव को बार बार नकदी छुपाते देखा गया, जबकि बाकी आरोपियों पर मदद करने का आरोप है। सभी 6 फिलहाल जेल में हैं। आय बनाम संपत्ति का बड़ा अंतर। मासिक वेतन 15,000, फिर भी बड़ी एफडी, नगद जमा, संपत्ति खरीद। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये रहा कि जिन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए थी, उनके बैंक खातों में बड़ी रकम के फिक्स्ड डिपॉजिट और नगद जमा पाई गई। जांच एजेंसियों को शक है कि रिश्तेदारों के खातों के जरिए भी पैसा घुमाया गया। अनिवार्य फ्रिस्किंग लागू नहीं, पॉकेटलेस यूनिफॉर्म नियम की अनदेखी। सीसीटीवी सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, निगरानी के लिए नहीं। सिर्फ फुटेज 45 दिन तक सुरक्षित, नियम 180 दिन। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सितंबर 2024 में लागू की गई अनिवार्य फ्रिस्किंग व्यवस्था को फरवरी 2025 में नरम कर दिया गया था और उसे भी ठीक से लागू नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन के लिए सुरक्षित रखा गया, जबकि नियम कहता है 180 दिन का। यानी इससे पहले कितनी चोरी हुई इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। चाबी किसके पास, निगरानी किसकी जिम्मेदारी।
रिपोर्ट में ये सवाल भी उठा कि दान पेटियों की चाबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास बिना किसी लिखित अनुमति के कैसे रही और गिनती कक्ष के सुपरवाइजर सुभाष श्रीवास्तव ने इस व्यवस्था को चलने कैसे दिया। इस्तीफे और ट्रस्ट में हलचल। जांच का दबाव बढ़ते ही ट्रस्ट के अंदर हलचल शुरू हो गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने 26 जून को अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 6 जुलाई को ही ट्रस्ट की अहम बैठक में दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। कृष्ण मोहन बने अंतरिम महासचिव। ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट ने यह भी साफ किया कि जब तक कानूनी जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक सवाल लगातार उठता रहा, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरार स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, जबकि चोरी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। चोरी चोरी है। स्वामी गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष। गोविंद देव गिरी ने सफाई देते हुए कहा कि चंपत राय की नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन भर्ती में लापरवाही जरूर हुई। उन्होंने ये भी बताया कि सीईओ पद के लिए 3 नामों का चयन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, क्योंकि उनके मुताबिक सीईओ ना होना ही इस पूरे विवाद की एक बड़ी वजह रही। अगली बैठक 22 जुलाई। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा। ट्रस्ट ने बताया कि 22 जुलाई को अगली बैठक होगी, जिसमें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी और नए ट्रस्टियों की नियुक्ति पर भी फैसला किया जाएगा। जांच का नया मोड़, अब निशाने पर क्या? चढ़ावा चोरी के बाद अब एसआईटी की जांच 2 नई दिशाओं में बढ़ चुकी है। पहला, मंदिर से जुड़ी जमीन की खरीद फरोख्त और दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुआ भारी भरकम खर्च। आरोपी अविनाश जेल से हिरासत में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को आशंका है कि चढ़ावे से जुड़ा पैसा कहीं जमीन के सौदों में तो इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी सिलसिले में आरोपी अविनाश को पूछताछ के लिए जेल से हिरासत में लाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024। कुल खर्च 113 करोड़ 8,000 मेहमान। अन्य खर्च 2 साल में कुल 124 करोड़ रुपए। टेंट, सिटी, शेड 35.97 करोड़। अक्षत पूजन अभियान 30 करोड़ 85 लाख। प्रचार प्रसार 21 करोड़ 77 लाख रुपए। सजावट रोशनी 14 करोड़ 62 लाख रुपए। अन्य क्षेत्र भोजन 5 करोड़ 11 लाख रुपए। 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अकेले 113 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 8,000 मेहमान शामिल हुए थे। अब एसआईटी ये जांच कर रही है कि क्या ये खर्च और इससे जुड़े दूसरे आयोजन जैसे 2025 का महाकुंभ और नवंबर 2025 का ध्वजारोहण समारोह ट्रस्ट के तय वित्तीय नियमों के मुताबिक हुए या नहीं। ट्रस्ट का जवाब, पारदर्शिता का दावा। हालांकि ट्रस्ट ने अपनी सफाई में कहा है कि 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट को कुल 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला, जिसमें से 311 करोड़ रुपए परिचालन खर्च में इस्तेमाल हुए और बाकी रकम बैंक खातों में सुरक्षित है। ट्रस्ट का ये भी दावा है कि 2196 गैर नगद वस्तुओं को रजिस्टर में दर्ज किया गया है और हर साल एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म भौतिक सत्यापन करती है। राजनीति और विरोध के स्वर। जैसी उम्मीद थी, इस मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग भी ले लिया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर हिंदू आस्था से विश्वासघात का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने सपा और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्हें जमीन से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद ने बनाई दूरी। विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे विवाद से खुद को अलग कर लिया है। वहीं अयोध्या में वकीलों ने सड़क पर उतरकर मामले की व्यापक जांच की मांग की। अब आगे क्या? कुल मिलाकर एसआईटी की अब तक की जांच ये बताती है कि ये चोरी कोई सुनियोजित बड़ी डकैती नहीं थी, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी लापरवाहियों और ढीली निगरानी का नतीजा थी। लेकिन असली सवाल यही है, जिस मंदिर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था टिकी है, वहां जवाबदेही तय करने में इतनी आनाकानी क्यों? 22 जुलाई की बैठक में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही ये साफ होगा कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का लालच था या सिस्टम की गहरी नाकामी। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी पड़ताल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जांच अभी भी जारी है, इस्तीफों का दौर बाकी है और सवाल अब भी सुलग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
वहीं इस हफ्ते देश की विदेश नीति का सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली से बाहर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों के लिए 3 देशों के दौरे पर निकले, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल पर मुलाकात का नहीं था। इंडोनेशिया में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी डील साइन की। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम सप्लाई और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बड़े ऐलान की उम्मीद है। और न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री 4 दशक बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आखिर इस हफ्ते देश में क्या हुआ, कौन से समझौते हुए और भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए इसके मायने क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 6 दिन का दौरा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दौरे की पृष्ठभूमि, क्यों अहम है ये ट्रिप, क्यों निकला पीएम मोदी का ये दौरा। 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। रवानगी से पहले अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। 6 से 8 जुलाई इंडोनेशिया, जकार्ता और योग्यकार्ता। 8 से 10 जुलाई ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। 10 से 11 जुलाई न्यूजीलैंड, ऑकलैंड। गौर करने वाली बात यह है कि यह दौरा उस समय हुआ जब बीते हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ दिल्ली में एक अहम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। यानी भारत की इंडो पैसिफिक कूटनीति लगातार सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे समय में जब क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सुरक्षा गठबंधन करीब 2 साल से किसी लीडर समिट का इंतजार कर रहा है, इसी बीच ये दौरा हुआ है। इंडोनेशिया, ब्रह्मोस डील और सांस्कृतिक कूटनीति। स्टॉप 1 इंडोनेशिया, जकार्ता। दौरे का पहला पड़ाव रहा इंडोनेशिया। 6 जुलाई को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचे। ये उनका इंडोनेशिया का चौथा दौरा था, लेकिन इस बार खास बात ये रही कि ये दोनों नेताओं के बीच पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भी था। 17 सुरक्षाकर्मी, 120 सदस्यीय घुड़सवार दल, भव्य स्वागत। मिदिरका पैलेस में प्रबोवो ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक स्वागत किया। इंडोनेशिया ने अपने सबसे बड़े नागरिक और सैन्य सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। बिग नंबर, डील्स की गिनती। कुल समझौते 16, कुछ रिपोर्ट्स में 14 से 20 का भी जिक्र। सबसे बड़ी डील ब्रह्मोस मिसाइल, करीब $630 मिलियन। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी खबर रही रक्षा क्षेत्र में। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ, जिसकी कीमत करीब $630 मिलियन आंकी जा रही है। खास बात यह है कि यह डील चीन के एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के अगले ही दिन हुई। फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस का तीसरा खरीदार बना इंडोनेशिया। इस डील के साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। गौरतलब है कि पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल के बाद ब्रह्मोस की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है। साबंग पोर्ट का साझा विकास, अंडमान निकोबार से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर। भारतीय इंस्टीट्यूट IIM IIT की स्थापना पर सहमति। स्टील सप्लाई चेन, सेल, क्राकाटाउ स्टील ज्वाइंट वेंचर। अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन पर MOU। रक्षा के अलावा दोनों देशों के बीच सुमात्रा के साबंग पोर्ट के साझा विकास पर भी अहम सहमति बनी, जो भारत के अंडमान निकोबार से महज 160 किलोमीटर दूर है और मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में भारतीय प्रबंधन और तकनीकी संस्थानों की इंडोनेशिया में स्थापना पर भी सहमति बनी। योग्यकार्ता में ब्रह्मानंद मंदिर के जीर्णोद्धार का ऐलान। दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी योग्यकार्ता पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार की भारत समर्थित परियोजना को आगे बढ़ाया। ये इंडोनेशिया के सबसे अहम सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में से एक है और इसे भारत इंडोनेशिया के सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम डील और मैरीटाइम सिक्योरिटी। स्टॉप 2 ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई की शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ उनकी तीसरी वार्षिक शिखर बैठक हुई। पिछली मुलाकात नवंबर 2025, जोहान्सबर्ग G20 समिट के दौरान। लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देगा।
सबसे बड़ी उम्मीद, कमर्शियल यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट। लक्ष्य, भारत का 100 GW परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक। इस दौरे की सबसे बड़ी उम्मीद है यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक कमर्शियल समझौता। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार हैं, दुनिया के कुल भंडार का करीब 1/3 हिस्सा। हैरानी की बात यह है कि 2014 के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सिर्फ एक बार 2017 में भारत को यूरेनियम भेजा है। शांति एक्ट के तहत भारत का परमाणु क्षेत्र सुधार। ये नई डील भारत के नए शांति एक्ट से जुड़ी है, जो घरेलू परमाणु क्षेत्र में बड़े सुधार ला रहा है। इससे पहले भारत ने कनाडा की कंपनी कोमाइको से भी 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम अयस्क खरीदने का समझौता किया था। जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट को अपग्रेड करने पर बातचीत। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार 24.1 बिलियन डॉलर, भारतीय निर्यात दोगुना 4 बिलियन डॉलर से 8.5 बिलियन डॉलर। दोनों देश एक नया जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप भी जारी करने वाले हैं, ताकि समुद्री क्षेत्र में साझा निगरानी को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा 2022 के अंतरिम व्यापार समझौते को व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में बदलने पर भी बातचीत जारी है। मार्वल स्टेडियम में डायस्पोरा इवेंट, लगभग 10 लाख भारतीय मूल के लोग। प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम को भी संबोधित करते दिखे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी अब करीब 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड, 40 साल बाद ऐतिहासिक दौरा। स्टॉप 3, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड। दौरे का आखिरी और सबसे ऐतिहासिक पड़ाव है न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को ऑकलैंड पहुंचे और 11 जुलाई को वापस रवाना होंगे। 40 साल में पहला दौरा। आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा 4 दशक पहले। ये होगा पहला स्टेट विजिट। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है, क्योंकि करीब 40 सालों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला न्यूजीलैंड दौरा होगा। अप्रैल 2026 में साइन हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस दौरे की पृष्ठभूमि में है अप्रैल 2026 में साइन हुआ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता। खुद प्रधानमंत्री लक्सन ने ऐलान किया कि इस डील के तहत न्यूजीलैंड के 57% निर्यात को भारत में दिन 1 से ही शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, वाणिज्य, रक्षा सहयोग, बिजनेस लीडर्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से मुलाकात, भारतीय डायस्पोरा के साथ बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के हर पहलू पर बातचीत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की खेल जगत में गहरी रुचि है और बातचीत में न्यूजीलैंड की खेल उपलब्धियों पर भी चर्चा हो सकती है। इस दौरे के मायने क्या हैं? भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति। विश्लेषकों के मुताबिक ये दौरा सिर्फ द्विपक्षीय मुलाकातों तक सीमित नहीं है। ये भारत की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसमें वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करना चाहता है, खासकर उस समय जब चीन का इस क्षेत्र में दखल लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये 6 दिवसीय दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम रहा। इंडोनेशिया में रक्षा और सांस्कृतिक कूटनीति, ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री साझेदारी और न्यूजीलैंड में एक ऐतिहासिक पहला दौरा, तीनों मिलकर भारत की उस रणनीति को दिखाते हैं जिसमें आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक तीनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश साफ नजर आती है। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी कूटनीतिक पड़ताल प्रधानमंत्री मोदी के इंडो पैसिफिक दौरे पर। न्यूजीलैंड में दौरा अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और अहम ऐलान हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी पड़ताल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडो पैसिफिक दौरे पर लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। फिलहाल वीकेंड डायरी में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।